गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कि जैक ने अकाउंट्स और बीएमटी का सेकंड सेट रिलीज कर दिया है 12th क्लास के लिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे सेट रिलीज होगा उसको पार्ट बाय पार्ट हम उसका वीडियोस बना के एक्सप्लेन करके आपको अपलोड करते जाएंगे। तो उसी अनुसार सेकंड सेट आ गया है। तो अभी हम लोग पहले 4 दिन में सेकंड सेट को 4 पार्ट में कुछ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के डालेंगे, फिर 2 मार्क्स वाले का डालेंगे, फिर 4 मार्क्स वाले का और फिर 8 मार्क्स वाले का। 4 पार्ट में हम अकाउंट्स का डालेंगे, उसके बाद 4 पार्ट में हम बीएमटी का डालेंगे, जैसे कि हमने पिछले हम बार डाला था उसी तरह से। ठीक है, तो अकाउंट्स का आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स का जो आंसर है वो आपको एक्सप्लेन करते हुए हम आपको समझाते चलते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पूछा है यहाँ पर कि पार्टनरशिप प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज है ना कंपल्सरी, वॉलेंटियरी, पार्शियल कंपल्सरी और पार्शियल वॉलेंटियरी। देखिए पहले बात तो समझना है कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या रहता है, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर्म, फॉर्म के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, और साथ में क्या होता है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर लिखे होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, मतलब एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म के रूल और रेगुलेशन दिए रहते हैं और पार्टनर के अधिकार और कर्तव्य का क्या होता है, जिक्र होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड बनाना उनके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, कि उनकी इच्छा के अनुसार है कि वो बनाना चाहे तो बनाए अन्यथा ना बनाए, कि पार्टली कंपलसरी है कि पार्टली वॉलेंटरी है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए नंबर पॉइंट, कि पार्टनरशिप फर्म के लिए जो है पार्टनरशिप डीड बी नंबर पॉइंट आंसर होगा। ठीक है, वॉलेंटियरी होता है। पार्टनरशिप डीड में पार्टनरों को पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी यानी अनिवार्य है, वॉलेंटियरी मतलब उनकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है, या पार्सली कंपलसरी और पार्शियली वॉलेंटियरी है। तो कहीं भी पार्टनरशिप एक्ट में ये बोला नहीं गया है, पार्टनरशिप के नियम में, कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है। वो पार्टनर की इच्छा के अनुसार है कि वो बनाना चाहे तो बनाए, नहीं बनाना चाहे तो ना बनाए। हाँ, बनाना बेहतर होता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है कि वॉलेंटियरी है, तो आंसर होगा कि वॉलेंटियरी है। स्वेच्छा से अगर पार्टनर चाहे तो डीड बनाए, हाँ, और ना चाहे तो वो लोग ओरल भी कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर क्वेश्चन का आंसर हो गया वॉलेंटियरी। दूसरा सवाल आ रहा है कि पीएल ऑन रिवैल्यूएशन, है ना, मतलब जैसे हम लोग एडमिशन चैप्टर हो गया, रिटायरमेंट चैप्टर हो गया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी लॉस वाले आइटम है इधर लिखे जाते हैं और प्रॉफिट वाले आइटम इधर में लिखे जाते हैं, और जो बैलेंस करके रिवैल्यूएशन या तो इधर आता है तो हम लोग उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहते हैं, इधर आता है तो रिवैल्यूएशन लॉस कहलाता है। ठीक है, और ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आता है वो पुराने पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। कौन सा रेशियो में बांटा जाता है? पुराने पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है कि पीएल ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट या लॉस पार्टनर के बीच किस रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, तो ये पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। ठीक है, तो देखिए सब कुछ तो ओल्ड में ही बढ़ता है, सिर्फ गुडविल का जो कहानी है ना, प्रीमियम एडमिशन चैप्टर में जो प्रीमियम का पैसा लाता है वो कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है और रिटायरमेंट में वही गेनिंग रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखना है कि रिवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट और लॉस जो है पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। हाँ, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है प्रीमियम का पैसा जो कि एडमिशन में लाया जाता है, और गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है रिटायरमेंट चैप्टर में, है ना। ठीक है, जब रिटायरमेंट होता है तब। ठीक है, तो सामान्य, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तो ओल्ड में ही बढ़ता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो भी आए, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, वो सभी पुराने पार्टनर के बीच उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बी,
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी आर, डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। देखिए, जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं, कंपनी ये मानती है कि हमने उनसे पैसा क्या किया है, उधार लिया है, बोरोइंग किया है, इसलिए उसको क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है और उसके लिए हर साल उनको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्या है, ओनर तो नहीं होते, ओनर तो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। अच्छा, गार्जियन भी नहीं होते, डेटर्स भी नहीं होते, तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक डोनेशन, है ना। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, डोनेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेशल कहिए या स्पेसिफिक कहिए डोनेशन। जनरल डोनेशन और स्पेशल और स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो जनरल डोनेशन जो होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जनरल डोनेशन है जो, वो रेवेन्यू रिसिप्ट माने जाते हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। और जो स्पेशल डोनेशन है वो क्या माने जाते हैं, कैपिटल रिसिप्ट माने जाते हैं, ठीक है। और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्पेसिफिक डोनेशन क्या है। स्पेसिफिक डोनेशन जो है आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू नहीं होगा। अगर जनरल डोनेशन होता तो वो रेवेन्यू होता, अदरवाइज स्पेशल डोनेशन क्या होता है हमारा, कैपिटल रिसिप्ट होता है। ओके, अनदर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि देखिए, सबसे पहली बात है रिसिप्ट एंड पेमेंट। अगर देखिए, हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाते, उसमें वही आइटम दिखाते हैं जिसमें कैश का, या तो कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव करते हैं कैश, या कैश हम क्या करते हैं, पे करते हैं, वही दिखाया जाता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाया जाता है, तो आउटस्टैंडिंग दिखाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो राइट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मान लो एक्सपेंडिचर में जैसे सैलरी दिया तो सैलरी लिख देते हैं, और उसमें जो आउटस्टैंडिंग पार्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, ठीक है। और उसी तरह से मान लीजिए रेंट मिला तो इसको इनकम में दिखा देते हैं, उसमें से जो रेंट का मिलना बाकी है एक्रूड, उसको ऐड कर देते हैं। तो एक तरह समझिए कि कभी भी आउटस्टैंडिंग वाला आइटम, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि सर्विसेज दे दिए और पेमेंट मिलना हमको बाकी है, वो कभी भी आपको रिसिप्ट पेमेंट में नहीं जा सकता। रिसिप्ट पेमेंट में तो जो कैश में रिसीव करते हैं और कैश में पे करते हैं वो जाता है, इसलिए वहाँ नहीं जा सकता है। कैश अकाउंट में भी वही चीज़ होता है कि कैश आता है वो डेबिट में कैश अकाउंट के दिखाया जाता है और जाता है वो क्रेडिट में, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में ही हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। हाँ, अगर इसमें एक ऑप्शन और होता है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है, तो लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ दिखा सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, अच्छी बात है। और विच अकाउंट कैन बी रिटेन ओपनिंग बैलेंस शीट, है ना, रिटेन विद द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाया जाता है, ठीक है। विच अमाउंट कैन बी रिटेन विद द ओपनिंग बैलेंस शीट, कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसकी शुरुआत जो है ओपनिंग बैलेंस शीट से होती है, तो आंसर इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, है ना, ठीक है। और उसमें कैश और बैंक का साल के शुरुआत का बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच अकाउंट कैन बी रिटेन विथ द ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस, है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक होना चाहिए था, खैर जो भी है। तो इसमें से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें शुरुआत किससे होती है, हमारी हमारी शुरुआत होती है किससे, कैश से, ओपनिंग बैलेंस से, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली शोन, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जनरली हम लोग कहाँ दिखाते हैं, जनरली इनकम एक्सपेंडिचर जनरली शो, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमको क्या शो करता है। तो देखिए, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि लेफ्ट साइड में हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, राइट साइड में इनकम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस, है ना। अगर इधर बैलेंसिंग आता है तो उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। उसको नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट तो हम बोल ही नहीं सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जब हम पहले ही जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग है, मतलब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, तो फिर प्रॉफिट कैसे आएगा, है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, तो उसी तरह से हम लोग प्रॉफिट वर्ड वहाँ पर करना सुटेबल नहीं है क्योंकि हम शुरू में ही डिफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, तो फिर हम बोलेंगे प्रॉफिट हुआ तो ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन हाँ, उनको भी फायदा होता है, ठीक है। तो डेबिट में जो बैलेंस आता है उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, और अगर यही क्रेडिट में बैलेंस आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट, है ना, ठीक है। तो
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है जनरली, सरप्लस और डेफिसिट को शो करता है। तो इस पूरे ऑप्शन में नेट प्रॉफिट है, जनरल ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है, कैपिटल फंड है और नॉन ऑफ दीज है। तो कहीं पर भी सरप्लस और डेफिसिट का ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी अकाउंट जो है आपका जो है ये नहीं शो करता, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस और डेफिसिट आता है, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरों की संख्या मैक्सिमम आज के डेट में होती है 50, है ना, इसलिए सही आंसर होगा 50, है ना। अगला सवाल हम लोग के सामने ये पूछा गया है कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे। तो इस पर गुडविल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो जितने साल का प्रॉफिट दिया है सबको जोड़ के उसके नंबर ऑफ ईयर से क्या करते हैं, डिवाइड, है ना। तो प्रॉफिट दिया है एक साल का 9,000, दूसरे साल का 13,000 और तीसरे साल का 8,000, ठीक है। तीनों को जोड़ के 3 से क्या करेंगे, डिवाइड, यानी ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस यानी 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा 20,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज देखिए 2 दिया हुआ है, तो आंसर विल बी 20,000। तो इस अनुसार यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, है ना, दैट इज 20,000, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। देखिए गेनिंग रेशियो जो है, आप रिटायरमेंट चैप्टर में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग का रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, है ना, ठीक है। अब मान लो पहले आपका शेयर था, पहले आपको 10 रुपया मिल रहा था और अब आपको 12 रुपया मिल रहा है, तो आप 2 रुपया एक तरह से क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो न्यू माइनस ओल्ड एक तरह से कह सकते हैं। तो गेनिंग रेशियो का सिंपल फॉर्मूला होता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एज पर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और नॉन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहली बात है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म दोनों में ही हम लोग बना सकते हैं। कंपनी एक्ट में ऐसा कहीं कोई कंपलसरी नहीं किया गया कि आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाइए कि वर्टिकल में बनाइए। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आइदर हॉरिजॉन्टल और आइदर वर्टिकल, किसी भी तरह से आप लोग बैलेंस शीट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब है शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपेयर इन द बैलेंस शीट अंडर विच हेड। देखिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जब हम लोग दिखाते हैं तो उसमें 3 हेड होता है। पहला हेड होता है आपका शेयर होल्डर फंड, है ना। शेयर होल्डर फंड में 2 चीज जाता है, एक जाता है शेयर कैपिटल और एक जाता है क्या आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। दूसरा होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन, ठीक है। और एक आता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के हेड के अंदर में ही हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग को दिखाते हैं। और भी कई चीजें दिखाया जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिखाया जाता है करंट लाइबिलिटी हेड के अंदर में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिखाया जाता है ना, ठीक है। ट्रेड पेबल्स दिखाया जाता है ना, ठीक है। और इसी तरह से तो मिला जुला के यहाँ पर क्या है, और अदर करंट लाइबिलिटी दिखाया जाता है। तो याद रखना है आपको कि जो नॉन करंट लाइबिलिटी हेड होता है उसी के अंदर में आपको दिखाया जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, है ना, और ट्रेड पेबल और अदर करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर किस हेड के अंदर में हम दिखा रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग को, तो करंट लाइबिलिटी हेड में। तो आंसर विल बी द करंट लाइबिलिटी, है ना, ठीक है। अनदर क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल बी टेकन इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जो भी नुकसान होता है, लॉस होता है, उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और गेन को कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है। मेरी बात समझिए, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है, एक लाइबिलिटी जिसका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, क्लियर है। मतलब एक लाइबिलिटी था जो बैलेंस शीट में दिखाना छूट गया था, ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता चल गया कि वो लाइबिलिटी दिखाना छूट गया, तो आप फिर भी तो नहीं छोड़ देंगे ना। अब आप उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हो, अनरिकॉर्डेड का मतलब ही क्या हो कि जो बैलेंस शीट में पहले से रिकॉर्ड नहीं है, और अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम छोड़ तो नहीं सकते। जब पता चल गया कि ये आइटम छूटा हुआ है तो हम उसको सुधार करेंगे, उस आइटम को लिखेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, एक तरह से क्या होगा कि बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और लाइबिलिटी के इंक्रीज होने का मतलब है लॉस, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड,
ठीक है। तो फिर से एक बार समझा दे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, ऐसी लायबिलिटी जिसको बैलेंस शीट में दिखाया नहीं गया है, लेकिन अब आपको पता चल गया कि ऐसी कोई लायबिलिटी है तो आप उसको दिखाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लायबिलिटी इंक्रीज होगा मतलब फर्म के लिए लॉस है, और इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आंसर इज द इन डेबिट साइड, है ना, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आप पीएल का भी आइटम्स का यूज करते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के भी आइटम का यूज करते हैं, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसका भी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब तीनों का उपयोग होता है, पीएल का आइटम का भी, बैलेंस शीट के आइटम का भी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। इसीलिए बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनाया जाता है, बैलेंस शीट का भी यूज होता है, पीएल का भी यूज होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का भी यूज हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए कि ऑल ऑफ दीज, है ना, मतलब सभी आइटम्स का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, क्या बनाने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, आइडियल रेशियो ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, पहले देखिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, है ना, ठीक है। और इसका आइडियल माना जाता है 1:1। इसी तरह से देखिए होता है करंट रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, इसका आइडियल माना जाता है 2:1, है ना, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि लिक्विड रेशियो का आइडियल क्या होगा, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो का आइडियल होगा दैट इज 1:1, है ना, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो का आइडियल क्या माना जाता है, 1:1। तो राइट आंसर इज 1:1, है ना। अनदर क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ पी इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को और क्या किस नाम से जाना जाता है, देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल को हम लोग इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए समझ में आ रहा बात, देखिए क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऐसे होता है कि इस फॉर्म में लिखा जाता है कि यहाँ सब कुछ आप खर्चे को लिखे, यहाँ इनकम को लिखे, उसी को थोड़ा सा इस तरह से फॉर्मेट में लिख देते हैं हम लोग, लिख देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम जोड़ देते हैं, तो लिख देते हैं टोटल रेवेन्यू, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ही दूसरा पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को एक और चीज कहा जा सकता है, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट, है ना, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ डिवेंचर क्या है, रेट डिवेंचर्स का रेट क्या कुछ तय होता है, द आंसर इज नो। पहले से कोई डिवेंचर का इंटरेस्ट मतलब कोई फिक्स नहीं है कि सबको डिवेंचर का इंटरेस्ट इतना ही देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि ये पहले से डिसाइड कर देना होता है। देखिए कोई तय रेट नहीं है, किसी कंपनी एक्ट में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि डिवेंचर का इंटरेस्ट या तो 12% देना है या 20% देना है या 15% देना है, ऐसा कोई तय नहीं है। हाँ, लेकिन कंपनी को ये पहले डिक्लेयर कर देना होता है डिवेंचर इशू करते समय ही सामान्यतः कि कितना परसेंट वो इंटरेस्ट देंगे। इसलिए आंसर होना चाहिए कि डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट तय होता है कंपनी के द्वारा, है ना, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कंपनी को एक बाउंड कर दिया गया है कि इतना ही परसेंट रखे, वो फिक्स करेगा अपनी मर्जी से, है ना। फिक्स रेट होता है लेकिन उसमें भी कंपनी फिक्स करती है, कोई नियम नहीं बनाया गया कि 20, 12 और 15 ही रखना हो, ठीक है। तो आंसर विल बी द फिक्स्ड रेट, ठीक है। कंपनी क्या है, कंपनी इज क्या है, कंपनी के बारे में क्या फीचर्स हैं, पहला तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, ठीक है। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी और उनके शेयर होल्डर, है ना, दोनों अलग माने जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। मतलब शेयर होल्डर के द्वारा किए गए किसी एक्ट का, हाँ, उसके कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब क्या है कि शेयर होल्डर और कंपनी दोनों अलग अलग है, तो कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, परपेचुअल्स एग्जिस्टेंस, है ना, सिंपल है, कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर नया आए या कोई पुराना शेयर होल्डर छोड़ के चला जाए, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो अगर मान लीजिए वो कंपनी अगर नुकसान में भी चलती है तो जितने, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर खरीदे हैं तो आपका नुकसान सिर्फ मोस्टली कितना हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है, उससे ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी डेफिनेटली लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो हमको दिख रहा है कि कंपनी क्या है, परपेचुअल सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, परपेचुअल सक्सेशन भी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कंपनी में किसी के आने का, कंपनी का छोड़ के किसी पे जाने का, कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लिमिटेड लायबिलिटी, अगर मान लीजिए कि कंपनी नुकसान में चल गई तो या तो शेयर होल्डर को जितना का शेयर खरीदे हैं उतना ही रुपया पे करना है, उससे ज़्यादा उसको पे करने की आवश्यकता नहीं है, तो लिमिटेड लायबिलिटी भी फीचर होते हैं। तो ये इस पूरे पॉइंट से समझ में आ रहा है कि कंपनी के ये तीनों ही फीचर है, इसलिए ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि ABCR पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/2, 1/3 एंड 1/6, सी रिटायर हो गया तो गेनिंग रेशियो बताइए। देखिए कैसे निकलेगा, हम लोग इस तरह से बनाते हैं,
लेट, अच्छा पहले तो ओल्ड रेशियो देखते हैं हम लोग। ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी, तीनों का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2, 1/3 और 1/6। देखिए अगर तीनों नीचे 6 होता, देखिए 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है। पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों का डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाले पार्ट का हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम। तो तीनों का 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 6 आएगा। तो अब सबको 6 बनाना है, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको नीचे वाले को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आ गया 3/6, 2/6 और 1/6, है ना, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग इसको 3/1 भी बोल सकते हैं। तो इतना इक्वल टू ये आपको 3/1 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा कौन रिटायर हो गया? सी रिटायर हो गया। तो एक तरह से सी क्या कर गया? सेक्रीफाई, कितना? 1/6 सी सेक्रीफाई कर दिया। तो न्यू रेशियो, अब बचे कौन? ए और बी का क्या न्यू रेशियो होगा? तो ए और बी का रेशियो बच गया 3:2, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? पहले तीनों पार्टनर थे, रेशियो था 3:1, हालांकि था 1/2, 1/3, 1/6, तो हमने इसको 3:1 बना दिया। सी रिटायर हो गया मतलब 1/6 सेक्रीफाई कर गया। तो अब ए और बी का नया रेशियो क्या होगा? ये तो चला गया, तो इनके बीच का रेशियो ये 3:2 हो जाएगा। अब गेन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए और बी का देखिए न्यू कितना है? एक का है 3/5 और इसका क्या है? 2/5, है ना, ठीक है। ओल्ड क्या था? ओल्ड था इनका 3/6, यहाँ देखिए 3/6, है ना, और इसका क्या था? 2/6। अब एलसीएम ले लीजिए, 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 36, 6 तिया 18, 6 25 30, 5 तिया 15, यानी आ गया 3/30। और इनका देखेंगे तो कितना हो गया? 35, 6 30, 6 2 12, 6 5 30, 5 2 10, यानी 3/20। तो ये आपका गेन आ गया। तो गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा? 3/30 इज टू 2/30, यानी आंसर विल बी 3:2, है ना। तो सही आंसर इसका क्या है? 3:2। देखिए सी नंबर पॉइंट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और काइंडली इसको कॉपी में बनाइएगा सब लोग, है ना। इस क्वेश्चन का सबका आंसर एक बार फिर से आप लोग बनाइएगा, है ना, जरूरी है, ठीक है। अच्छा अगला सवाल है हम लोग के सामने कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइक, रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके तरह से बनता है? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है का ही दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? पीएल एडजस्टमेंट के अकाउंट के तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 20 का आंसर हो जाएगा ए, है ना, ठीक है। अब 12 20 हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स कर लिए, अब 12 हम लोग देख लेंगे अभी तुरंत कि फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होगा, ठीक है। पहला सवाल बोल रहा है कि पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर इज, देखिए पार्टनरशिप में पार्टनरों की लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, असीमित। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर मान लीजिए एक फर्म में 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है। अब सी क्या हो गया? दिवालिया हो गया और वो अपना लायबिलिटी नहीं भर पा रहा है, तो ऐसे में ए और बी को यह लायबिलिटी भरना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि कोई भी पार्टनर अपनी लायबिलिटी भर के क्लियर नहीं हो सकता। अगर कोई दूसरा पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करने में अनेबल है तो वो पैसा भी उसको भरना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप में लायबिलिटीज क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है। दूसरा ऑर्डिनरी डिबेंचर आर, देखिए ऑर्डिनरली जो है डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स आर क्रेडिटर्स कहिए, है ना, ठीक है। या कंपनी के लिए एक तरह का क्या है? लोन है ना, ठीक है। समझ में आ गया बात को? या क्रेडिटर भी कह सकते हैं, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं या लोन भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो मेरे हिसाब से वो दोनों में क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों ही में से कोई भी पॉइंट लिखिए, क्रेडिटर या लोन है कंपनी के लिए, ठीक है। अच्छा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी पहले क्या करती है? डिवेंचर इशू करती है, मतलब लोगों को डिवेंचर देती है और उसका बदले में पैसा लेती है। बाद में जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है तो उनसे डिवेंचर वापस लेके उनका पैसा लौटा देती है, तो उसी को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर बाय द कंपनी, रीपेमेंट। मतलब डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डरों को लौटा देना, ये क्या कहलाता है? रिडेम्पशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL और उसका आइडियल माना जाता है 2:1, है ना। तो आइडियल कितना होगा? करंट आइडियल क्या होगा करंट रेशियो का? 2:1 होगा, ठीक है। अच्छा करंट अकाउंट इज शुड बी ओपनड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। देखिए कैपिटल दो तरह के होता है, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, और एक होता है कैपिटल क्या? फिक्स्ड।
जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और साथ में करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट कब बनाया जाता है? जब कैपिटल क्या हो? फिक्स्ड हो। तो करेंट अकाउंट इज ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, ठीक है। जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो ही करेंट अकाउंट बनाया जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है कि ये सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है और गलती भी इसमें कम है, ठीक है, इसलिए इसको आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए किसी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक तरह का खर्चा है। जैसे कोई अदर इंटरेस्ट देते हैं तो उसी तरह से ये भी खर्च है, व्यय है एक तरह से। मोस्ट ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर इन कैश, है ना, ठीक है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर लेन देन क्या होते हैं? कैश में होते हैं, उधार में नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत कम, यहाँ पे देखते हो ना कि ज्यादातर आइटम नगद में ही होता है, सब्सक्रिप्शन नगद में मिलता है। हाँ, कुछ ही आइटम आउटस्टैंडिंग रह जाता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड, देखिए जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं बाबू, तो लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी होता है, राइट साइड में क्या होता है? एसेट होता है। तो राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड एसेट्स। बैलेंस शीट के राइट साइड में जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल सेल बराबर क्या होगा सर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, टोटल सेल बराबर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, है ना, ठीक है। नगद बिक्री और उधार बिक्री के टोटल को ही तो हम लोग टोटल सेल बोलते थे, यहाँ ये होना चाहिए, ठीक है। डॉट 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 आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, देखिए कंपनी के मालिक कौन होते हैं? तो आपको यहाँ लिखना चाहिए शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब जो लोग शेयर खरीदते हैं जिसको अंश धारक बोलते हैं, तो अंश धारक ही कंपनी के या शेयर होल्डर ही कंपनी के एक्चुअल में मालिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनी इज क्रिएटेड बाय, ठीक है, कंपनी कैसे बनता है? क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। कंपनी की स्थापना किसके होती है? लॉ के अनुसार होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। एक आप लोग को नोटिस हम और दे दे कि नई बैच जो है 12th क्लास के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से हमारे पास जो है 12th क्लास के लिए जैक की बैच स्टार्ट होगी और सीबीएसई की भी होगी, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो, किसी के भाई बहन कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो काइंडली उनको यहाँ पर प्रेफर करें। मंथली फी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट्स और बीएमटी की क्लासेस होगी, ठीक है। ओनली अकाउंट्स अगर पे पढ़ेंगे तो 400 रुपया पर मंथ फी होगा, और अगर आप बीएमटी भी पढ़ेंगे तो अकाउंट प्लस बीएमटी दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 500 रुपया पर मंथ होगा। और अगर कोई ओनली बीएमटी पढ़ता है तो उसको 300 रुपया पर मंथ फी पे करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये है 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। एक और नोटिफिकेशन दे दें कि जेवियर कॉलेज के बगल में जो मेरा कोचिंग था वो मैंने बंद कर दिया है, और चूँकि कोविड में रेंट बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो और इसके बदले में हम लोगों ने क्या किया है कि ठटपकना में मेरा एक कोचिंग था, वहाँ क्लासेस चल रही है, उस लाइन की बैचेज वहीं होगी स्कूल के जस्ट बाद। और अभी हम 11th की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है, इस महीने तक। अगर किसी को बेसिक्स में कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए 9939584699, ठीक है। तो आज मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स क्लियर किया। कल हम लोग जो वीडियो डालेंगे उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अकाउंट्स का डालेंगे। 4 वीडियो में अकाउंट्स खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर अगले 4 वीडियो में हम लोग बीएमटी के ये डालेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, ठीक है। और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा।